बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बच्चे अपने टॉपिक का आगाज करते हैं। आज चूंकि आपका टेस्ट था तो इंशाअल्लाह ताला शाम को हम 7 बजे यानी मगरिब की नमाज के बाद इंशाअल्लाह हम डिस्कशन रखेंगे। आप नोट कर लीजिएगा, शाम को 7 बजे मगरिब की नमाज के बाद इंशाअल्लाह हम डिस्कशन रखेंगे जो आज का टेस्ट है। चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। जिसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, जिसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। मतलब हम इसको केल्विन साइकिल का नाम भी देते हैं, हम इसको डार्क रिएक्शन का नाम भी देते हैं। ये है क्या, जरा देखिएगा। डिस्कवर्ड बाय मार्विन केल्विन। मार्विन केल्विन ने इसको डिस्कवर किया। इसमें होता क्या है, रिड्यूसिंग एंड assimilating पावर, लेटिंग पावर्स आर यूज्ड, इस्तेमाल होती हैं, एंड रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू फूड, जिसको मैं C6H12O6 का नाम दूंगा। मतलब कौन सी चीजें बेटा जो हमने उस दिन की कि रिड्यूसिंग पावर और असिमिलेटिंग पावर, जिससे मुराद NADPH प्लस H और ATP, जो लाइट रिएक्शन में ये दो चीजें बनती हैं वो आगे चलकर डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होंगी और ये चलकर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं। हम इस प्रोसेस को कहते हैं कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है। फिर मैं बार बार कह चुका हूँ, व्हाट इज द साइट ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, तो बहुत दफा बल्कि आपको पता है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है दैट इज एक्चुअली द साइट ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। चलिए ठीक है बेटा, हम साथ साथ इसको ड्रॉ भी करते हैं, साथ साथ इसको करते भी जाएंगे। मैं आपके सामने इसको ड्रॉ करता हूँ। You are very much familiar ribulose bisphosphate। ribulose bisphosphate के 3 मॉलिक्यूल आएंगे, they will fix 3 molecule of carbon dioxide। अब बेटा आपको पता है ये एक कंपाउंड बनाते हैं दैट इज 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड। ये 6 कार्बन का एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है और आपको पता है बेटा ये फौरन से ब्रेक होके एक कंपाउंड में चेंज हो जाएगा जिसको आप कहते हैं जिसको आपने नाम दिया सी फॉस्फोग्लिसरेट। सी फॉस्फोग्लिसरेट कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, मैं साथ साथ इसको एनसर्कल करता जाता हूं। 6 मॉलिक्यूल। ये कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 3 मॉलिक्यूल।
अच्छा, अब यहाँ पे आके कार्बन फिक्स होगी, मैं अभी बाद में भी आपको बात करता हूँ। फिर इसके बाद फॉस्फोग्लिसरेट के फौरन बाद एटीपी आएंगी। कितने एटीपी आएंगे? 6 एटीपी आएंगे। 6 एटीपी में चेंज हो जाएंगे। इनका जो एक फॉस्फेट ग्रुप है वो इसके साथ जाके लग जाएगा, ये चेंज हो जाएगा 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट। कितने मॉलिक्यूल है बेटा? 6। ये ठीक हो गया। इनकी बेटा रिडक्शन होगी। रिडक्शन कौन करेगा? 6NADPH, वही जो ये रिड्यूसिंग पावर 6NADP में चेंज हो जाएंगे। ये जो कंपाउंड है ये चेंज हो जाएगा और एक इनमें से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल भी जाएगा। अच्छा, बाकी फिर ये रह गया आपके पास ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जिसको आप G3P का नाम देते हैं। अच्छा, कितने मॉलिक्यूल? ये भी बेटा 6 ही बनेंगे। इसके ऊपर भी 6 बनते आ रहे हैं। ये भी कितने होंगे? ये भी 6 ही बनेंगे, डेफिनेटली 6 बनेंगे। इनमें से एक G3P शुगर बना देगा, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। परेशानी होना मैं आपको बताता हूँ। ये बाकी मॉलिक्यूल रह गया 5 मॉलिक्यूल ऑफ G3P, एक शुगर, बाकी आपके पास 5 रह गए। अब बेटा आपने बात गौर से लिखनी, केवल 4 स्टेप होंगे। 1, 2, 3, 4। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें बेटा क्या होगा? सिंपल, 3 एटीपी आएंगे, they will change into 3 ADP। अब ये मॉलिक्यूल बन जाएगा आपके पास 3GP कन्वर्ट इनटू रुबुलोज बिसफॉस्फेट। ये जो रुबुलोज बिसफॉस्फेट है बेटा, ये आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारी चीजों में चेंज होता जाएगा। चलिए हम इस साइकिल को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक, आप इसको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक, ये 2, ये 3। इसको इसके अंदर इंक्लूड कर, ये 3। अच्छा, इस फेज को, जो फेज 1 है, मैं इसको यहाँ पे 1, 2, 3 कहता हूँ। चले हम इसको एक साथ ही रिवाइज करते हैं। फेज 1, दैट इज कॉल्ड फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं एक एक करके इसके फीचर लिखता हूँ, आपने वो अच्छे लिखते जाना है। नंबर 1, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर rubulose bisphosphate fixes the carbon dioxide molecule। अच्छा, इसका मतलब है एक मॉलिक्यूल है rubulose bisphosphate का, तो उसने एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल फिक्स किया। 2 है, उसने 2 का किया। लेकिन जब ये साइकिल चलेगा, ये 3 rubulose bisphosphate के मॉलिक्यूल 3 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर
3 molecules of ribulose phosphate will fix the 3 molecule of carbon dioxide. अच्छा, आपने बेटा पढ़ा हुआ है ये जो रुबुलोज बिस फॉस्फेट है ये और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है इट इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम दैट इज नोन एज मेरा बायो का रजिस्टर नहीं लिखा कहीं पे रुबिस्को। अच्छा, ये जो रुबिस्को एंजाइम होता है दिस इज एन एंजाइम। ये जो एंजाइम होता है एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर परहैप्स, ये भी बेटा आपने पढ़ा हुआ है मोस्ट abundant protein in the world। अच्छा, जब ये बेटा इसको फिक्स करता है तो अल्टीमेटली फिक्स करता है तो अल्टीमेटली जरा देखिएगा कौन सा कंपाउंड बनेगा आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन 3 carbon molecule called 3-phosphoglycerate is formed। 3-phosphoglycerate is formed। 3-phosphoglycerate बनता है। अल्टीमेटली जब बेटा ये कंपाउंड बन जाता है हम कहते हैं अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई है। नाउ द कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू फिक्स। पहला स्टेज द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये दूसरा जरा देखिएगा दूसरी स्टेज कौन सी है। दूसरी स्टेज है रिडक्शन। इसका जो दूसरा स्टेप होता है वो रिडक्शन का होता है। अच्छा, अभी रिडक्शन में क्या है जरा देखिएगा जब आप रिडक्शन की बात करेंगे द पावर्स प्रोड्यूस्ड इन लाइट रिएक्शन कौन सी बेटा एटीपी एंड NADPH2 are used किस लिए to reduce 3-phosphoglycerate into G3P। ये देखो बेटा 6 ATP आपको चाहिए 6 NADPH आपको चाहिए और जो 3-phosphoglycerate जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुई है that will be changed into 6 molecule of G3P। ये G3P के 3 मॉलिक्यूल बन गए। अब मैं इसको जरा अंडरलाइन कर दूं, इसको देखिएगा ये रिड्यूसिंग पावर्स और सिमुलेटिंग पावर इस्तेमाल हुई और इसने 3-phosphoglycerate को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate में चेंज कर दिया। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद तीसरा स्टेप आता है बल्कि एक इसमें आपने यूं लिख देना है इसको मैं रेड ग्रीन से लिखता हूं 1 बल्कि आप यूं लिखें 1 out of 6 G3P convert into 3 carbon sugar। अब नंबर 3 हम स्टेप लिखते हैं, इसको थोड़ा सा डाउन कर लूं ताकि फिर चीजें आपके लिए एक ही दफा एक ही चल पे लिखी जा सके। नंबर 3 स्टेप है रीजनरेशन। किस चीज की बेटा तो देखना ना, हम कहते हैं ये जो रूबोलोज बिस फॉस्फेट जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया है ये तो खत्म हो गया यहाँ पे आते आते। फिर अब ये जो 3G है जरा देखिएगा 5 out of 6 G3 molecules rearrange themselves by phosphorylation कितने 3 ATP change into
into 3 molecules of 5 carbon ribulose bisphosphate. बेटा चीजों को आपने एनालाइज करना है। मैं एक चीज आपको बताने लगा हूं, जरा देखिएगा। 5 कार्बन मॉलिक्यूल G3P, 5 मॉलिक्यूल, कार्बन कितने हैं? 5 मॉलिक्यूल, कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गया? 15, है ना? जरा इस पे आइएगा, कितने मॉलिक्यूल हैं? 3 मॉलिक्यूल हैं। नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं मॉलिक्यूल के? 5 हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 15। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों के पास, इसके पास और इसके पास नंबर ऑफ कार्बन सेम है। सिर्फ हुआ क्या है, बात को गौर से सुनना है। 5 molecule of 3 carbon compound will change into 3 molecule of 5 carbon compound. इसको हम कहते हैं रीजनरेशन पावर। मैं रिपीट करता हूं, बात को देखिएगा जरा। मैंने कहा बेटा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन दे आर डिस्कवर्ड बाय मालवन केल्विन। हम इसको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, हम इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं। डज नॉट डिपेंड ओवर द लाइट। लाइट है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, बड़े आराम से ये हो जाता है। मैंने आपसे कहा कि इसमें होता क्या है, जो रिड्यूसिंग पावर और असिमिलेटिंग पावर प्रोड्यूस्ड, जो पावर प्रोड्यूस हुई है लाइट रिएक्शन में, दे आर यूज्ड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू फूड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को वो फिक्स करेंगे, ये बड़े आराम से बेटा जाके यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया कि NADPH रिड्यूसिंग पावर्स हैं, ATPase में सिमुलेटिंग पावर्स हैं जो, और ये पूरे का पूरा रिएक्शन स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में। इसका मतलब है जो एंजाइम्स फॉर डार्क रिएक्शन दे आर आल्सो प्रेजेंट ओवर क्लोरोप्लास्ट, सॉरी स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। मैंने आपके सामने एक साइकिल इसका ड्रॉ किया। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। एक फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बेटा, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सिंग मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे रिबुलोज बिसफॉस्फेट है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ रिबुलोज बिसफॉस्फेट आएंगे, तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करेंगे। दे विल चेंज इनटू a 6 carbon unstable compound that will be readily break into 6 molecule of 3 phosphoglycerate। यानी ये 6 मॉलिक्यूल, पहले ये 3 मॉलिक्यूल थे 6 कार्बन के, अब ये 6 मॉलिक्यूल हो जाएंगे 3 कार्बन के। मतलब नंबर ऑफ कार्बन सेम ही है, लेकिन ये मॉलिक्यूल चूंकि हाफ हो गया, 3 कार्बन का है, ये 6 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का है, तो इसके 6 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ये था फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन मैंने बेटा आपको बताया कि रिबुलोज बिसफॉस्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान एक बॉन्ड बनाने के लिए एक एंजाइम होता है, और वो एंजाइम जो होता है हम उसको कहते हैं रोबिस्को एंजाइम। और जो रोबिस्को एंजाइम है परहैप्स द लार्जेस्ट प्रोटीन, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ये प्रोटीन है। अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है, ये फौरन से बेटा इसकी फास्फोराइलेशन होगी, क्योंकि 6 मॉलिक्यूल हैं, आपको 6 एटीपी चाहिए। अच्छा, ये फौरन से चेंज हो जाएगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अच्छा, इसकी फिर फौरन से रिडक्शन होगी, इसको रिड्यूस करने के लिए वही आएंगे 6 NADPH2, वो आगे चेंज हो जाएंगे NADPH में, NADP में। अच्छा, ये बेटा फौरन से चेंज कर देगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, कितने मॉलिक्यूल? 6 मॉलिक्यूल। और ये जो बेटा 6 मॉलिक्यूल हैं G3P के, ये आगे जब चलेंगे तो केल्विन साइकिल में लास्ट स्टेप होगा कि एक G3P मॉलिक्यूल जो है दे विल चेंज इनटू शुगर। शुगर कितने कार्बन की? 3 कार्बन की। अच्छा, अब ये 6 मॉलिक्यूल थे, एक तो ये शुगर बन गया, बाकी बेटा जो स्टेप जाएगा उसको हम रीजनरेशन कहते हैं। ये जो रीजनरेशन स्टेप होता है, इसमें क्या होता है, जो 5 molecule of 3 carbon compound they will change into 3 molecule of 5 carbon compound। लेकिन इसमें चूंकि 3 मॉलिक्यूल हैं, तो आपको हर मॉलिक्यूल के लिए एक एक एटीपी चाहिए, तो 3 एटीपी रिक्वायर्ड है। अच्छा, इसमें जो केमिकल इक्वेशन आपकी बुक में भी लिखी हुई है और वो आपको पता भी है, लेकिन मैं आपको फिर भी ये बेटा लिखवा देता हूँ, आप इसको जरा देखिएगा। जरा देखिएगा, आपको इसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल प्लस NADPH कितने चाहिए थे? 6 NADPH2 प्लस ATP कितने चाहिए, जरा देखिए। 6 ये है, 3 ये है, 9 ATP। that will convert into that will convert into
3 carbon sugar plus 6NADP plus 9AT ADP, ये 9 ADP बनेंगे प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनेंगे। ये मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी है। ये 3 रिएक्टेंट हैं, ये एक 3 कार्बन की शुगर, 6NADP, 9ADP और 3 वाटर मॉलिक्यूल, ये प्रोडक्ट हैं इस डार्क रिएक्शन के। अच्छा, इसमें अगर आप बेटा इसके जो एंड प्रोडक्ट हैं वो देखें, देखिएगा आपके पास हासिल क्या हो रहा है। बल्कि एंड प्रोडक्ट यहाँ इक्वेशन पे आपने लिखी दी है कि एक तो 3 कार्बन शुगर होती है, 6NADP, 9 ATP और ये 3 वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, मुझे एक चीज आपने बेटा बतानी है कि जब भी ये कीवर्ड्स हैं ये आपके लिए कि हाउ मेनी NADP आर यूज्ड इन अ सिंगल केल्विन साइकिल, तो उसका सही आंसर है 6। हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड इन सिंगल साइकिल ऑफ केल्विन साइकिल, तो उसका मतलब है 9 ATP। तो इसमें बेटा ये आपने जरूर ख्याल रखना है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें, बाकी फिर हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन है तो जरूर पूछें। सर जी बिसफॉस्फेट और बाइफॉस्फेट में डिफरेंस बता दें। जी बिल्कुल। आपने यहाँ पे देख रहे हैं, ये 3 कार्बन है। ये फॉस्फेट कार्बन नंबर 1 पे लगा हुआ है, ये फॉस्फेट कार्बन नंबर 2 पे लगा हुआ है। दिस इज कॉल्ड बाइफॉस्फेट। अच्छा ना, इसमें बकायदा एक ओरिएंटेशन होती है, एक होती है क्रॉस, इसको हम कहते हैं जी अटैचमेंट। अच्छा, एक इसी तरह से ये होती है, इसको हम कहते हैं बाइफॉस्फेट। ये ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे है। और कुछ बेटा होते दो ही। सर ये बाजरा दोबारा बता दें। फॉस्फेट होते दो ही हैं, चाहे वो बिस है चाहे वो बाय है। जब ये कार्बन, ये आपके पास 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, दोनों एक तरफ हैं तो वो बाय हैं। अगर एक इस तरफ ऊपर है और एक नीचे है तो ये बिस अरेंजमेंट है। होते दो ही हैं। और कुछ चीज इसमें बेटा जल्दी से, ताकि हम आगे फॉरवर्ड करें। सर NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन जो है ये रिड्यूसिंग पावर में आएगा। ये रिड्यूसिंग पावर होती है। और एटीपी सिमिलेट है। सिमिलेट का मतलब होता है खर्च होने वाली, जमा होने वाली, जमा होके खर्च होने वाली। जी सर ठीक। सर जी रिबोलोज बिसफॉस्फेट में हमारे पास 6 फॉस्फेट है ना, 3 मॉलिक्यूल्स। तो हमने रिबोलोज बिसफॉस्फेट, जी जी में जी तो G3P के जो 5 कार्बन वाले शिको थे उसमें 5 हमारे पास फॉस्फेट थे, लेकिन हमने 3 ATP मतलब 3 फॉस्फेट क्यों ऐड किए? नहीं, जरा देखिएगा बात को, मैं कैमरे को फिर दे देता हूँ। G3P है, नजर आ रहा है? अच्छा चलो, थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन समझिएगा जरा। G3P का मतलब होता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, इसके साथ एक फॉस्फेट है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके 5 मॉलिक्यूल हैं, इसका मतलब है इसके पास 5 फॉस्फेट हो गए इनके पास, है ना। लेकिन रुबुलोज बिसफॉस्फेट 1 2 3 4 5, एक फॉस्फेट इसके साथ हो गया, मैं पहले आपको बता लगा। लेकिन एक फॉस्फेट ये भी इसके साथ हो गया,
अब इसके हैं 3 मॉलिक्यूल, तो टोटल इसके पास कितने हो गए? 6 फॉस्फेट। तो जब बेटा इसकी फास्फोराइलेशन होती है तो बाज़ औक़ात, ये जरा देखिएगा, ये एक स्टेप नहीं होते। आपको याद होगा जब मैंने आपको मोनोसेक्राइड करवाए थे ना, मोनोसेक्राइड तो मैंने आपको करवाया था 4 कार्बन अरिथ्रोज, 4 कार्बन अरिथ्रोलोज, हेप्टोज हेप्टोलोज 7 कार्बन करवाया था ना। और मैंने आपको बताया था ये केल्विन साइकिल की प्रोडक्ट्स में आती हैं। ये बेटा ये रीअरेंजमेंट में आते हैं, और रीअरेंजमेंट में बस औकात, बाद औकात नहीं बल्कि अक्सर ये क्या करते हैं, बल्कि बात जो स्कीम समझने वाली है, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल, 5 molecule of 3 carbon compound, ये ऐसे है, will arrange into 3 molecule of 5 carbon compound। इनके पास पहले एक एक फॉस्फेट है, इसके पास 2 फॉस्फेट। कैसे आएंगे? जैसे जैसे ये बेटा चेंज होते जाते हैं, ये अपने फॉस्फेट को रिलीज करते जाते हैं। जैसे रिलीज करेंगे उनके पास कमी आएगी, जैसे ये 3 मॉलिक्यूल बनेंगे फौरन से 3 एटीपी आके उनकी फास्फोराइलेशन कर देंगे। आपकी नजर में जो है कि सर वो 5 हैं, तो वो 5 उसको पूरी कर देनी चाहिए। लेकिन बेटा वो जब रीअरेंजमेंट का प्रोसेस चलता है तो इसमें तकरीबन 4 से 5 स्टेप होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ कंपाउंड बनते हैं। एरिथ्रोज बनता है, एरिथ्रोलोज बनता है, हेप्टोज बनता है, हेप्टोलोज बनता है। उसमें बाज़ औक़ात फॉस्फेट जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। लेकिन जब 3 मॉलिक्यूल बनते हैं रिबोलोज फॉस्फेट के, तो उसको बाद में बकायदा तौर पर 3 एटीपी आके फास्फोराइलेशन के जरिए अपने फॉस्फेट डिनोट कर देंगे, वो बिस फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। जब ये बनते हैं, ये रिबोलोज फॉस्फेट बनता है। इसका मतलब हो गया एक फॉस्फेट उसके पास है, फिर इसकी फास्फोराइलेशन होगी, 2 फॉस्फेट हर मॉलिक्यूल के पास आ जाएंगे। सर कैमरा उस साइड पे करके वो स्ट्रक्चर दोबारा दिखा दें। अच्छा ठीक हो गया जी, मैं इसको जी रेज कर सर, दूं? ठीक। आप जी काइंडली सर। इसकी ना इसकी सर स्क्रीनशॉट ले लें। जी जी सर बेटा। सर बुक में ये केल्विन साइकिल की जो इक्वेशन है ना, उसमें 9 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है यानी प्रोडक्ट में। सर हमें तो कुछ ये ना ये लें, ये प्लीज ये लें। सर मैंने 6 लिख हमें लिए। मिले हैं तो नहीं 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 बेटा, नहीं 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 नहीं, ये देखो जरा, 6 ये हैं, 3 ये हैं, टोटल 9 हो गया। नहीं सर, ये तो हमने दिए हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तो हमने दिए हैं सर, हमने निकाले हैं एक जगह पे। ये बेटा ये 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये वाले निकले हैं, एक जगह पर नहीं निकले, मैंने ये लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ है, ये 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गए हैं। वो मैंने लिखा हुआ है, आपने शायद गौर नहीं किया। ठीक हो गया जी, मैं इसको रेज कर दूं? इजाजत है? जी सर। जी थैंक यू सो मच। आपने जो बात ज़हन में रखनी है वो यही रखनी है कि हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड, हाउ मेनी एनएडीपीएच मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड। ये चूंकि इसके कीवर्ड्स में आते हैं, इसलिए आपने इसको याद रखना है। अच्छा, एक बेटा आपने, चले हम बात करते हैं, द नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेशन, और वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, बात आपने बेटा गौर से सुनी, ये आप मैक्सिमम आप इसको पढ़ चुके हैं। इसमें होता क्या है? इट्स अ ब्रेकडाउन ऑफ glucose into carbon dioxide
and water along with ATP. मतलब breakdown of carbon dioxide, breakdown of glucose molecule for the sake of ATP production. जब ATP प्रोडक्शन चाहिए और उसके लिए ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स हैं वो ब्रेक डाउन करें ग्लूकोज की, हम उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। बेटा दो तरह की रेस्पिरेशन होती है, आपने पढ़ा हुआ है। एक होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या मतलब इसका? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में जरा देखिएगा, बात को सुनिएगा। इट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस between environment and organism। जब ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट आपस में गैसेस का तबादला करते हैं, हम उस प्रोसेस को कहते हैं ये बेटा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। लेकिन इसके साथ साथ इसको हम एक और नाम भी देते हैं जिसको आप ब्रीदिंग कहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और भी होती है जिसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, या इसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन का नाम भी देते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है? वही जो ऊपर मैंने लिखी है, ग्लूकोज ब्रेक इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी। ये ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक होके सेल के लिए एनर्जी बनाता है। हम इसको बेटा कहते हैं कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन है। और ये हमेशा आपने याद रखना है, जब भी रेस्पिरेशन की बात होगी, इट इज ऑलवेज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये हमेशा ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होगा। ऑक्सीडेशन के नतीजे में ही एनर्जी बनती है। जो नॉन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होते हैं उसके नतीजे में एटीपी कभी नहीं बनती। तो आपने ये याद रखना है कि जब भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा तो वो हमेशा तौर पे आप कहते हैं कि ये रेस्पिरेशन का अमल होगा। जब हम बेटा बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन दो तरह की होती है। ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन दो तरह की, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है जरा देखिएगा। in presence of oxygen, glucose is breaking। ग्लूकोज ब्रेक हो रही है। फॉर एग्जांपल C6H12O6 plus 6O2 that will be break into 6CO2 plus 6H2O plus ATP। अब चूंकि ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक हो रही है, हम इसको कहते हैं ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। और इसके नतीजे में आपको पता है बेटा, जब भी आप एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस स्टेप होता है, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोविक एसिड होती है। अच्छा, उसके बाद तीसरा स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल, और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको आप रेस्पिरेटरी चेन रिएक्शन का भी नाम देते हैं। मतलब ये मैंने मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन के 4 स्टेप लिखे हैं, आपने इसको भी जहन में रखना है। अच्छा, इसके बरक्स जब आप बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो इसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें बेटा आपने एक चीज याद रखनी है, इसको हम फर्मेंटेशन का नाम भी देते हैं। वी आल्सो कॉल इट अ फर्मेंटेशन। अच्छा, फर्मेंटेशन अब दो तरह की है, आपको पता है बेटा। एक लैक्टिक एसिड
फर्मेंटेशन है और एक आपके पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। ये दो तरह की फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है कि हम आगे चलकर भी इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आपके सामने डिफरेंस लिख सकूं बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, मतलब थोड़ा सा भी जी ऑक्सीजन ऐसे यूज ही नहीं होता? नहीं होता। ओके जी अच्छा जी, यहाँ पे हम बात करेंगे फीचर्स की। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलें हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। ऑक्सीजन एरोबिक में प्रेजेंट, एनारोबिक में एब्सेंट नहीं चाहिए होती। बिल्कुल सिरे से जैसे भी आपने क्वेश्चन भी कहा। रिएक्टेंट कौन से हैं? इसमें ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही होता और कोई नहीं होता, यानी ऑक्सीजन एब्सेंट है। फिर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये बेटा कंप्लीट ब्रेकडाउन करता है, और ये इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन करते हैं। एंड प्रोडक्ट क्या होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने इक्वेशन आपके सामने लिखी थी, वाटर प्लस एटीपी, और इसमें एंड प्रोडक्ट मैंने आपके सामने लिखा था, या तो लैक्टिक एसिड बनता है या अल्कोहल बनता है। जब लैक्टिक एसिड की बात करें, सॉरी अल्कोहल की बात करें, तो उसके साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी लगेगा। मैं आपके सामने अभी उसकी इक्वेशन भी लिख देता हूँ। एटीपी कितनी बनेगी जरा देखिएगा बेटा। टोटल एटीपी जो बनेगी तो 40 एटीपी बनेगी, लेकिन इसमें से 4 यूज हो जाती हैं, और जो नेट आपके पास बचती हैं वो नेट 36 एटीपी है। अगर आपको एमसीक्यूज आ जाए, हाउ मेनी टोटल एटीपीज आर फॉर्म्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो 40। हाउ मेनी यूज फॉर, नेट आपके पास कितने बचते हैं? 36। अच्छा, इसमें जो टोटल बनते हैं वो बेटा 4 एटीपी बनते हैं, यूज होके यूज 2 हो जाते हैं, और आपके पास जो नेट बचता है वो भी 2 एटीपी है। एनर्जी ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के कितने परसेंट ग्लूकोज एनर्जी में चेंज होगा? इसमें बेटा 98% जो ग्लूकोज है चेंज इनटू एनर्जी। इसमें आपने पढ़ा होगा ओनली 2% ग्लूकोज चेंज इनटू एनर्जी। टोटल कितनी देगा? ये तकरीबन ऑलमोस्ट आपके पास जो एनर्जी वैल्यू बनेगी वो 150 किलो जॉल बनेगी। लेकिन ये बेटा आप अंदाजा कर लो कितनी बनेगी, ये 2898 किलो जॉल इतनी एनर्जी रिलीज करेगा एक मॉलिक्यूल, अगर ऑक्सीडेटिव ब्रेकिंग डाउन उसकी। चलो लोकेशन क्या होगी? एरोबिक रेस्पिरेशन कहां पे हो रही होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहां पे होगी? साइटोप्लाज्म।
क्योंकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वो कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होगी, क्योंकि फैक्टर एक, जैसे उन्होंने भी कहा, फैक्टर एक ही है और वो है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट फॉरन से माइटोकॉन्ड्रिया में, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है वो उसको माइटोकॉन्ड्रिया में ही लेके जाएगा, बल्कि वो उसको साइटोप्लाज्म में ही रख के उसको ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है जी। और कुछ इसमें बेटा, ये आपके सामने एक कंपैरेटिव व्यू है बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। आपने मेरा बेटा इसको जरूर ज़हन में रखना है। चलिए हम move सर ये करते जो हैं। एनारोबिक जी जी बेटा, रेस्पिरेशन है, इसमें एनर्जी कहाँ पे यूज होती है? ये जो 2 एटीपीज आपने यूज का लिखा है। ये जब मैं आपके सामने इक्वेशन लिखता हूँ तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ कहाँ पे यूज होती है। ठीक है जी। और सर ये अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन में हम साइटोप्लाज्म भी लिख सकते हैं, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों आ सकते हैं। जब आप बेटा बात करते हैं ना ग्लाइकोलाइसिस की, तो ग्लाइकोलाइसिस इज अ कंपैरेटिव प्रोसेस, दोनों के अंदर सेम होता है। अच्छा, वो दोनों साइटोप्लाज्म में एनारोबिक भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है, एरोबिक का भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो कंपैरेटिवली जब हम निकालते हैं ना, इन दोनों की बात कर रहे होते हैं ना, तो फिर हम कहते हैं भाई ग्लाइकोलाइसिस तो दोनों का साझा प्रोसेस है ना, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। तो फिर हम उससे आगे जो स्टेप होते हैं उनकी बात करते हैं। जब हम कहते हैं ना प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ग्लाइकोलाइसिस तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस है, क्रेब्स साइकिल, डिपेंड करता है रेस्पिरेटरी चेन रिएक्शन, दैट विल बी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक हो गया। अच्छा, जब मैं आपको सर बताता हूँ कि ये 4 एटीपी बनते हैं और 2 इस्तेमाल हो जाते हैं, नेट आपके पास 2 हैं, तो बेटा ग्लाइकोलाइसिस में जो 4 बनते हैं ना, उनमें से वो 2 यूज कर लेते हैं। हम वही बात आगे चल के करेंगे कि 4 बनते हैं, 2 यूज हो जाते हैं, 2 आपके पास बचते हैं। जी बेटे। सर आपने कहा था कि ऑक्सीडेशन जब भी होती है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जी तो सर ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसमें भी तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो ये ऑक्सीडेशन हाँ, नहीं है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको इक्वेशंस की सूरत में बताऊंगा कि ये ऑक्सीडेशन जितनी कम होती है उतनी, अच्छा जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन मौजूद है तो ऑक्सीडेशन है। मैं आपको बताता हूँ एनएडी जो होता है वो एनएडीएच में चेंज हो जाता है, ये भी ऑक्सीडेशन है। एनएडीएच में चेंज हो गया, ये भी तो ऑक्सीडेशन है। जरा देखना, देखिएगा, एनएडी चेंज इनटू एनएडीएच। अच्छा, अब मुझे बताओ बेटा, ये जो एनएडीएच में चेंज हुआ, ये कहीं से तो प्रोटॉन निकले ना, जिससे प्रोटॉन निकले उसकी क्या हुई है, इसकी रिडक्शन होगी ना एनएडी की, क्योंकि इसमें प्रोटॉन ऐड हो गया। लेकिन जहां से ये प्रोटॉन आए हैं उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो ये ऐसे ऑक्सीडेशन। भी ऑक्सीडेशन, हाँ जी, ये ऐसे भी ऑक्सीडेशन होती है, जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन शामिल हो तो ऑक्सीडेशन है। ये जब हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा ना कि ये जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, एनएडीएच में चेंज हो रहा है, एनएडीएच में चेंज हो रहा है, एफएडीएच2 में चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही तो हो रही है। ठीक है ना। जी तो सर। आगे चलकर हम इसकी बात करेंगे, आप बेफिक्र रहिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं, मैं इसको रेस कर दूं, काइंडली प्लीज इसके स्क्रीनशॉट ले लें। जी सर। अच्छा जी, हम बात कर लेते हैं, 2-3 पॉइंट करेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की। ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, इसमें जरा देखिएगा, C3H6O3, आपको याद है ये किसका फॉर्मूला है, इट्स अ पायरोविक एसिड। कितने मॉलिक्यूल हैं, 2। that will change into, देखिए आप इसको यूं लिखें, that will be C6 2 molecule of C2H5OH plus 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। और इसमें जरा देखना बेटा, NADH चेंज हो जाएगा NAD में। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है,
लैक्टिक एसिड, बल्कि अच्छा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती कहाँ पे है? यूजुअली जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है वो यीस्ट परफॉर्म करते हैं इन बेकिंग इंडस्ट्री में। आपको पता है जो हमारे बन बनते हैं, जो हम खाते हैं, बन ब्रेड जिसको हम कहते हैं, वो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से बनते हैं। और जब ये डो के अंदर यीस्ट को मिक्स करके रखते हैं और एक खास टेम्परेचर पे उनको यीस्ट को गर्म किया जाता है, तो जो यीस्ट होता है वो ये जो पायरोविक एसिड होता है उसको एनारोबिकली अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक करता है। दोनों गैसेज जो होती हैं वो हवा में इवेपोरेट हो जाती हैं। आपके पास बाकी सिर्फ बड़ी ये जो H6O3 और ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये फौरन से ब्रेक होके बेटा ये चूंकि दो मॉलिक्यूल होते हैं, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ C3 नहीं बेटा ये 4 है, अभी आपको बताया भी नहीं है, ये 4 है, ये 4 है, मैं भी कहूँगा आगे हो रहा है C3H6O3। ये जो बेटा बन रहा है इसको हम कहते हैं ये लैक्टिक एसिड है। ये आपके पास पायरोविक एसिड है। अब ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ये आपको पता है बेटा ये हमारे जो मसल सेल होते हैं ये करते हैं। और ये जो लैक्टिक एसिड होता है अगर ये एनारोबिकली हमारी सेल्स के अंदर जमा होता जाए तो जो हमारे सेल होते हैं वो फैटीग मतलब ये पेनफुल होता है। तो हमें जो हमारे जो मसल्स होते हैं दे बिकम टॉट, हम कहते हैं हमारे मसल हमें मसल फटीग हो गई आफ्टर द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स व्हेन ऑक्सीजन बिकम डेफिशिएंट इन आवर मसल सेल। अच्छा इसकी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ ताकि एक तसलसल रहे, आप प्लीज ले लें। मैं इसको रेज करने लगा हूँ क्योंकि हम करने लगे हैं जी। मैं इसको रिकनेक्ट कर लेता हूँ, मैं रिकनेक्ट कर लेता हूँ। चलिए बेटा मैं लिख लेना हूँ जी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में मैंने जैसे 4 स्टेप के नाम लिखे कि ग्लाइकोलाइसिस होता है। सर जी बेटा ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन थी ये रिडक्शन थी क्योंकि हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा हो गई थी प्रोडक्ट में। जब बेटा आप बात करते हैं लैक्टिक एसिड की तो उसमें C3H4O3 will change into C3H6O3 तो that will be reduction process। लेकिन इसमें जब आप बात करते हैं ना इसकी पूरे प्रोसेस की तो उसमें ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों का प्रोसेस होता है। ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है फॉर एग्जांपल हेलो आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। अच्छा मैंने बेटा आपसे कहा कि जैसे आप बात करते हैं तो ये रिडक्शन प्रोसेस में आ जाएगा, लेकिन ये बेटा उस तरह से रिडक्शन नहीं, पहले इसकी ऑक्सीडेशन होती है फिर ये रिड्यूस होके उसकी तरफ आता है क्योंकि ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। इसलिए पहले जब देखो ना जब हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस की तो उसमें बेटा ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से गुजर के आते हैं।
अच्छा, लेकिन जब ये आके बात करते हैं हम कि पायरोविक एसिड की आगे चीज होगी, तो ऑब्वियसली वो रिडक्शन की होगी, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बकायदा उसके अंदर शामिल हो रहे सर हैं। जी बेटा। NADH और NADPH को एनर्जी से रिलेट करके और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट से रिलेटेड। जब बेटा आप NADPH की बात करेंगे ना, NADPH2 की बात करेंगे, तो वो वहां पे फोटोसिंथेसिस के अंदर है। जब आप बात करते हैं ना इसकी अपना क्या नाम है इसका, NAD का, तो NADH का, तो ये सिंपल आप बात करते हैं बेटा रेस्पिरेशन प्रोसेस। ये दोनों में ये फर्क है। रिड्यूसिंग और प्लास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिहाज से डिफरेंस। यस, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अच्छा जी, हम बेटा फौरन से ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ताकि कल के लिए हमारा काम थोड़ा रह जाए। कितना टाइम बाकी रह गया? 10:46 हो गया। 10:46। लेक्चर अपना खत्म होता है 10:45 पे। ये 10-15 मिनट का काम है। चलें फिर इंशाल्लाह फिर इसको कल ही हम कंटिन्यू करके कल ही इसको खत्म करेंगे। सर NADPH और NAD का जो आपने डिफरेंस अभी बताया वो दोबारा बता दें प्लीज। बेटा जो NADPH है वो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं। ये फर्क होता है ना, निकोटिनामाइड एडेनिन फॉस्फेट, ठीक हो गया। लेकिन जो NAD है दैट इज यूज्ड इन एनिमल्स रेस्पिरेशन। अच्छा, ये रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर भी होती है, और प्लांट्स के अंदर भी सेम NADH यूज होता है। तो जो NADP है वो फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि वो फास्फोराइलेशन प्रोसेस है, इसलिए फॉस्फेट का वहां पे होना जरूरी है, चाहे वो फोटोफॉस्फोराइलेशन है या ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है। लेकिन यहाँ पे जब आप बात करेंगे तो ये मेरा बेटा आपके लिए सिंपल ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, इसमें फास्फोराइलेशन का कोई अमल दखल नहीं होता, तो ये सिंपल NAD इस्तेमाल होता है इन रेस्पिरेशन। सर इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? दोनों काम करेंगे। NAD फौरन से NADH में चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसकी अपनी रिडक्शन होगी, लेकिन इसने अगले को ऑक्सीडाइज कर दिया, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। NADPH प्लस H में चेंज हो गया, इसने अपनी रिडक्शन करके अगले की ऑक्सीडाइजिंग की, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फोटोसिंथेसिस में, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रेस्पिरेशन में। ठीक है, मैंने आपको बताया बेटा ये फोटोसिंथेसिस में इसलिए है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर फास्फोराइलेशन का काम बहुत ज्यादा होता है। वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, वो ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन है। लेकिन जब आप बेटा रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो वो फास्फोराइलेशन नहीं है, वो सिंपल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन के अंदर सिंपल NAD होगा, निकोटिनामाइड एडेनिन। ठीक है जी, बाकी फिर इंशाल्लाह हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।